वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन शुरू किया था ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ओरल कैविटी या फिर ओरोफैरिंजियल कैविटी का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हमने हार्ड पैलेट पढ़ा था, टंग पढ़ा था और अपने लास्ट लेक्चर में हमने टीथ भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो उसका तो कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, राइट। अब आप लोग बताइए कि फूड ओरल कैविटी के बाद कहाँ पास करता है। आई गेस आप सब आंसर कर रहे होंगे ईसोफेगस में। यस, दैट इज द राइट आंसर। लेकिन बच्चों, ईसोफेगस में जाने से पहले फूड बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में होते हुए ईसोफेगस में जाता है। फेरिंग्स से होते हुए, तो बीच में एक पार्ट फेरिंग्स का पड़ता है। तो लेट अस डिस्कस दैट फेरिंग्स फर्स्ट। बच्चों, यहाँ जो ये डायग्राम है, ये मैंने फेरिंग्स का डायग्राम बनाया है। इसमें आप सबसे पहले समझ लें कि ये जो है, ये क्या है। आई गेस आप लोग समझ पा रहे होंगे ये क्या है, पैलेट है। ठीक है, एंड पैलेट का एंटीरियर पार्ट हार्ड पैलेट मैंने आपको बताया था, और पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट जो कि कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह से मिलकर के बना हुआ था। और हार्ड पैलेट किससे बना हुआ था बच्चों? बोन से। ठीक है, इसीलिए वो हार्ड था। ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज टंग। अब बच्चों, ये जो ऊपर की तरफ ये जो कैविटी आपको दिख रही है पैलेट के ऊपर, पैलेट क्या करता है, इस पूरी कैविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाली हो जाती है नेजल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी, एंड ऑफ कोर्स आप नीचे वाली समझ पा रहे होंगे, पैलेट से टंग के बीच में ओरल कैविटी। ठीक है, दिस इज ओरल कैविटी। ठीक है, तो अब बच्चों, ये जो कॉमन पैसेज आपको दिख रहा है, अगर एयर जाएगी तब भी वो इस जगह से होकर के पास करेगी, और अगर फूड जाएगा तब भी वो इस जगह से होकर के पास करेगा। तो ये जो आपको ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर दिख रहा है, इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। दिस इज आवर फेरिंग्स। एंड व्हाट इज फेरिंग्स? ये कॉमन पैसेज होता है, मतलब फूड भी जाएगा तो भी इसी पार्ट से होकर गुजरेगा, और एयर भी जाएगी तो भी इसी पार्ट से होकर के जाएगी। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, अब बच्चों, फेरिंग्स जो होता है वो हमारा मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 3 पार्ट्स में पहला पार्ट वो जो कि नेजल कैविटी के करस्पॉन्डिंग प्रेजेंट है। नेजल कैविटी करस्पॉन्डिंग मतलब जिससे नेजल कैविटी लगी हुई, फेरिंग्स का वो पार्ट जिससे नेजल कैविटी लगी हुई है, तो उसको हम नाम देते हैं नेजोफेरिंग्स। व्हाट इज दिस? ये वाला पूरा नेजल कैविटी वाला पोर्शन, मतलब नेजल कैविटी के करस्पॉन्डिंग जो है, दिस इज नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ओरल कैविटी के करस्पॉन्डिंग जो एरिया है फेरिंग्स का, उसका नाम क्या हो जाएगा? ओरोफेरिंग्स। वेरी सिंपल, ओरोफेरिंग्स। अच्छा बच्चों, ये जो आपको 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो पीछे वाला पाइप है ये है ईसोफेगस, राइट। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, और ये जो आगे वाला आपको पाइप दिख रहा है, दिस इज विंड पाइप। विंड पाइप क्या होता है बच्चों? ट्रैकिया। ठीक है, अब जो ट्रैकिया होता है वो तो थोड़ा थोड़ा नीचे से शुरू होता है। इनिशियल पार्ट में क्या होता है, विंड पाइप के इनिशियल पार्ट में क्या होता है बच्चों? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स क्या होता है? हमारा वॉइस बॉक्स होता है। आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि वॉइस बॉक्स को हम क्या नाम देते हैं? लैरिंग्स का। तो यहाँ पे अगर लैरिंग्स प्रेजेंट है तो लैरिंग्स के करस्पॉन्डिंग जो फेरिंग्स का एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, यहाँ वाला जो पोर्शन हो जाएगा जो लैरिंग से करस्पॉन्ड कर रहा होगा वो क्या हो जाएगा? लैरिंगोफेरिंग्स। आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बच्चों, ये स्ट्रक्चर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है? दिस इज एपिग्लॉटिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एपिग्लॉटिस। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये जो पीछे मैंने थोड़ा सा हैंग करता हुआ पोर्शन दिखाया हुआ है, ये क्या था बच्चों? ये था यूव्यूला। व्हाट इज दिस? दिस इज यूव्यूला।
और अगर आपको याद हो तो ये यूव्यूला क्या था, हमारे सॉफ्ट पैलेट का हैंगिंग पार्ट, ठीक है। यूव्यूला भी सॉफ्ट पैलेट ही है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट का वो पार्ट जो कि नीचे की तरफ हैंग कर रहा है, ठीक है। तो अब ये यूव्यूला हो गया, ये एपिग्लॉटिस हो गया। अब हम इसको इतना डिस्कस कर क्यों रहे हैं, हमारा क्या पॉइंट है एक्चुअल में बच्चों, हमें इस डायग्राम को ओरिएंटेशन बहुत अच्छे से लेना है, अदरवाइज ये हमेशा कंफ्यूज करता रहता है। अब बच्चों अगर आप ये बात बताइए, अगर यहाँ पे फूड आता है, बोलस आता है, ठीक है, तो बोलस क्या कर सकता है, यहाँ आते वक्त किसी तरह से ये आपका कुछ कभी ऐसा हो जाता है कि ये कभी कभी क्या होता है, फूड जो है आपकी नेजल कैविटी में चला जा सकता है ना। कभी कभी होता है ना कि हम खाते वक्त ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारे नाक में पानी चला जाता है ना, या फिर कुछ ऐसा फूड चला जाता है, तो ये नेजल कैविटी में भी जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके नेजल कैविटी में जा सकता है। ये दूसरी जगह कहाँ आ सकता है, ये आपके विंड पाइप में भी आ सकता है, आपके उसमें ट्रैकिया में जा सकता है। और तीसरी चीज जहाँ इसको एक्चुअल आना है, इसका तीसरा रास्ता जहाँ इसे आना चाहिए वो क्या होगा, फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस, राइट। तो अब बच्चों देखो कि हमें क्या ऐसा, हमारी बॉडी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फूड ना तो ऊपर जाए ना तो ट्रैकिया में जाए बल्कि सीधा ईसोफेगस में जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो यूव्यूला है ये उठ करके, ये यूव्यूला उठ करके क्या करता है आपके, जब हम किसी चीज को ऐसे स्वॉलो कर रहे होते हैं, डिग्ल्यूट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे ये यूव्यूला जो ऐसे हैंग कर रहा है ये ऐसे उठ जाता है, और उठने के बाद ये नेजल कैविटी को कवर कर लेता है। नेजल कैविटी या फिर हम और अप्रोप्रिएटली कहें तो इंटरनल नेजल पोर्स को कवर कर लेता है, ठीक है। अब ये इंटरनल नेजल पोर्स क्या है बच्चों, जो आप बाहर आप देख पाते हैं, ये जो आपके दो नेजल पोर्स जो आपको बाहर दिखाई देते हैं वो तो क्या होते हैं, एक्सटर्नल नेजल पोर्स होते हैं। और सिमिलरली उसी तरह से हमारे नेजल कैविटी के अंदर भी इंटरनल नेजल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं इंटरनल नेजल पोर्स को ये कवर कर लेता है। अब नेजल कैविटी में जाने वाला रास्ता तो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फूड पाइप पे आने के लिए विंड पाइप में आने के लिए हम कैसे ब्लॉकेट देंगे, हम इस एपिग्लॉटिस से ब्लॉकेट देंगे। एपिग्लॉटिस क्या, एक ढक्कन जैसा, एक लिड जैसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, विंड पाइप को कवर कर लेगा। जब भी हम कोई चीज स्वॉलो करेंगे, डिग्ल्यूट करेंगे, तो ये तो महाशय ऊपर उठ जाएंगे और ये वाले महाशय ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे कवर कर लेंगे इसे। तो क्या हो जाएगा, ये वाला रास्ता भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब फूड हमारा सीधा सीधा कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। आई गेस अब आप लोग को ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, आप अच्छे से समझ रहे हैं इसे, पूरा ओरिएंटेशन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस फेरिंग्स में एक और पॉइंट होता है डिस्कशन के लिए, वो है यूस्टेशियन ट्यूब। नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है, दिस इज यूस्टेशियन ट्यूब। दिस इज एन एक्स्ट्रा एंड एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या होता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट, एक कनेक्टिंग ट्यूब होता है। किस चीज को कनेक्ट करता है, ये हमारे मिडिल ईयर को और फेरिंग्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। हमारे मिडिल ईयर से आता है और फेरिंग्स में आकर के ओपन हो जाता है। अब इसकी प्रेजेंस का क्या काम है, क्यों हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट है। देखो बच्चों क्या होता है कि जब कभी हमारे कानों पे बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर पड़ता है, जब बाहर कुछ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि हमारे कान के पर्दे पे पड़ता है, ठीक है। फिर वही एयर प्रेशर क्या होता है, हमारे मिडिल ईयर में ट्रांसफ़र होता है। एक्सटर्नल ईयर से आया और मिडिल ईयर में ट्रांसफ़र हुआ। अब अगर ये इंटरनल ईयर पे चला गया उतना ही प्रेशर, तो हमारे ईयर को डैमेज हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसको उस एयर प्रेशर को एक बाईपास दे देती है। कहाँ से कहाँ तक का, मिडिल ईयर से बाईपास दे देती है फेरिंग्स में। और वो बाईपास, उसी बाईपास रास्ते का नाम क्या है, यूस्टेशियन ट्यूब। वहाँ से एक्स्ट्रा एयर प्रेशर जो होता है वो इस यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारे फेरिंग्स में लाया जाता है, और फिर फेरिंग्स में आने के बाद ये हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के बाहर रिलीज हो जाता है। आपने एक चीज़ ध्यान दोगी, जब भी बहुत तेज पटाखे फूटते हैं या कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, कानों को तो अपने हाथ से कवर कर लेते हैं और हमारा मुंह खुल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो एयर प्रेशर क्या होता है अंदर से बाहर रिलीज होता है, इसीलिए हमारा मुंह खुल जाता है, ठीक है। आई गेस दिस इज ऑल वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ हमारे फेरिंग्स का डिस्कशन हो गया है। अब बच्चों फूड फेरिंग से होने के बाद अब कहाँ जाएगा, यस अब वो ईसोफेगस में आएगा,
ठीक है। तो यहाँ हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है क्या है, ईसोफेगस का। तो बच्चों ईसोफेगस क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर का होता है ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके विंड पाइप के पीछे। हमने अभी डायग्राम बनाया था, डायग्राम में हमने आगे की तरफ क्या बनाया था, आपका विंड पाइप ट्रैकिया बनाया था, और पीछे की तरफ क्या बनाया था, ईसोफेगस बनाया था, ठीक है। तो ये जो ईसोफेगस होता है ये ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होता है। ये थोरासिक कैविटी से आते हुए एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है और स्टमक में ओपन हो जाता है। अब आपके लिए थोड़ा थोरासिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी न्यू टर्म है, बट लेट अस अंडरस्टैंड इट। ये क्या होते हैं, जो मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में हमारे बीच में क्या होता है, एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है। आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी मसल होती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ये डायफ्राम। तो डायफ्राम के ऊपर वाली जो बॉडी कैविटी होती है, बॉडी हमारी हॉलो होती है ना अंदर से, तो ये जो हॉलो ऊपर वाली डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं थोरासिक कैविटी। ये जो डायफ्राम के ऊपर वाली होती है ये क्या होती है, थोरासिक कैविटी, ठीक है। और डायफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी होती है ये क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि ईसोफेगस जो होता है वो थोरैसिक कैविटी से होते हुए आता है, डायफ्राम को पियर्स करता है, पियर्स मतलब डायफ्राम में से होते उसमें से छेद करते हुए से पास करता है, और ये किस में ओपन हो जाता है, यहाँ स्टमक में। स्टमक आपका कहाँ प्रेजेंट हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बच्चों देखो कि ईसोफेगस, यहाँ पे मैंने ये जो बनाया ये तो ईसोफेगस हो गया, और ये क्या बनाया मैंने, इसको ये है आपका डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम और रेस्पिरेटरी मसल होती है, इसका हम बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो ईसोफेगस डायफ्राम को जिस पॉइंट पे पियर्स करता है, जिस पॉइंट से होते हुए उससे पास करता है, उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईसोफेजियल हाइएटस, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ईसोफेजियल हाइएटस, ठीक है। और ईसोफेजियल हाइएटस को ये वहाँ से होते हुए किसमें खुल जाएगा, स्टमक में ओपन कर जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ईसोफेगस जो स्टमक में ओपन कर रहा होता है, इसकी ओपनिंग एक इंस्फिंक्टर से रेगुलेटेड होती है, ठीक है, एक इंस्फिंक्टर से रेगुलेटेड होती है। उस इंस्फिंक्टर को हम क्या नाम देते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर, राइट। व्हाट इज दिस, दिस इज गैस्ट्रो esophageal sphincter। गैस्ट्रो टर्म जो होता है, गैस्टर टर्म जो होता है वो हम स्टमक के लिए यूज करते हैं। ईसोफेजियल आप समझ ही रहे हैं, ईसोफेगस के लिए यूज किया जा रहा है। और इंस्फिंक्टर क्या होता है बच्चों, देखो हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही होती है तो हमारी बॉडी में कुछ एक ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं ताकि चीज़ें बैकफ्लो ना करें, ठीक है। इमेजिन कि यहाँ पे एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में जो चीज़ें हैं वो बस ऊपर से नीचे पास होनी है। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ कभी वापस से बैकफ्लो करके नीचे से ऊपर आए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए दो मैकेनिज्म्स होते हैं। पहली चीज़ हो गई इंस्फिंक्टर, ठीक है। अब इंस्फिंक्टर क्या होता है बच्चों, ये समझ लो, इंस्फिंक्टर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है मसल में, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उस मसल को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कराने की एबिलिटी देती है, और वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इतनी सिकुड़ जाए कि जो बीच का ल्यूमेन होता है वो बंद ही हो जाए, ठीक है। आप ये समझिए जैसे ये ईसोफेगस का पूरा पाइप आ रहा है, ये ईसोफेगस, ठीक है, आ रहा है। अब इसका इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये स्टमक में ओपन होने वाला है, उस पॉइंट पे जो मसल्स होती हैं, उन मसल्स में ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि वो इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इतना सिकुड़ सकती है कि वो ल्यूमेन क्लोज कर लें। अब क्या होगा कि जब फूड ऊपर से नीचे आना होगा
तब तो ये रिलैक्स रहेगा, तब तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब फूड ऊपर से नीचे जा चुका होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्फिंक्टर ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे ल्यूमेन पूरा जो पैसेज है उसको कवर कर लेगा, क्लोज कर देगा। तो इससे क्या होगा कि अब फूड नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। पहला तो ये स्फिंक्टर हमने डिस्कस कर लिया। अब दूसरा मैकेनिज्म क्या हो सकता है, या तो बच्चों हम क्या कर दें कि ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है इसमें एक बीच में कहीं एक ढक्कन लगा दें, लिड जैसा स्ट्रक्चर लगा दें कि जब ऊपर से नीचे चीज़ पास करनी हो तब तो खुला रहे, लेकिन जैसे ही ऊपर से नीचे पास हो जाए वैसे खट से बंद हो जाए। तो इससे क्या होगा कि अब नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो लिड वाला मैकेनिज्म होता है उसको हम नाम देते हैं वॉल्व, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, ये होता है वाल्व। वॉल्व क्या होता है बच्चों कि एक लीफ लाइक या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्फिंक्टर क्या हो गया, कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है, बस ये एक ऐसा मसल में ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है जो कि उसको ल्यूमेन को क्लोज करा दे रही है, ठीक है। अब ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, गैस्ट्रोइसोफेजियन स्फिंक्टर आपको समझ में आ गया। अब ये हाँ बच्चों, ईसोफेगस में फूड का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। ईसोफेगस इज ओनली मेंट फॉर द पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक। ये सिर्फ फूड को पास कराएगा, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, क्यों कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई एंजाइम्स ही प्रेजेंट नहीं है। भाई डाइजेशन तो किसके थ्रू होता है, एंजाइम्स के थ्रू होता है ना। जब एंजाइम्स ही नहीं रहेंगी इसमें कोई, तो डाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा ईसोफेगस का डिस्कशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव दिस स्टमक। अब बच्चों स्टमक में देखिए, ये ईसोफेगस जो है स्टमक में आके ओपन करा। ईसोफेगस स्टमक के जिस पार्ट में ओपन करता है उस पार्ट को हम नाम देते हैं कार्डिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, कार्डिया। ये वो पार्ट है जिस पार्ट में ईसोफेगस स्टमक में ओपन कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला रेज्ड जो बल्ज या फिर डोम लाइक पोर्शन है, ये पोर्शन के इस पोर्शन को हम नाम देते हैं फंडस। दिस इज फंडस। ये हम पार्ट्स ऑफ स्टमक पढ़ रहे हैं कि स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जिसमें ओपन हुआ वो तो कार्डियक हो गया, यहाँ पे बच्चों ए भी है, कार्डियक पोर्शन हो गया, ठीक है। और जो डोम शेपेड प्रेजेंट है वो फंडस हो गया। जो मेन पोर्शन है आपका स्टमक का, जो मेन पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बॉडी ऑफ स्टमक, राइट। जो सेंट्रल पोर्शन है, मेन पोर्शन, वो बॉडी ऑफ स्टमक हो गया। और लास्ट पोर्शन जो आता है बच्चों वो क्या होता है, पाइलोरस होता है, पाइलोरस, ठीक है। लेकिन पाइलोरस का इनिशियल पार्ट जो होता है ये आपका पाइलोरिक एंट्रम हो जाता है, पाइलोरिक एंट्रम। और थोड़ा सा डिस्टली एक कनाल के शेप में प्रेजेंट है, ये क्या है, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। ये एक ही पार्ट है, पूरा ये पाइलोरस है, लेकिन इनिशियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम, और लेटर बाद वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैनाल, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। इतनी बात आपको, सारे 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, कौन कौन से, जिसमें ईसोफेगस ओपन करा वो कार्डिया हो गया, जो डोम शेपेड है वो फंडस हो गया, जो मेन पार्ट है वो बॉडी हो गई, और जो लास्ट पार्ट है वो पाइलोरस हो गया। पाइलोरस भी एंट्रम और कैनाल में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों स्टमक में क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक में डाइजेशन होना है ना, तो डाइजेशन किससे होगा, एंजाइम्स के थ्रू होगा, और एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, ग्लैंड से आएंगे, ठीक है। तो स्टमक में क्या होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों जो ग्लैंड्स यहाँ इस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे, फंडिक ग्लैंड्स, फंडिक ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स इस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे, कार्डियक ग्लैंड्स, ठीक है। जो पाइलोरस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएंगी, पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्लैंड्स। ये सब की सब फंडिक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, ये सब की सब हैं क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही हैं। व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, बिकॉज गैस्टर जो वर्ड होता है ना बच्चों, गैस्टर हम स्टमक को रिप्रेजेंट करने का एक तरह से स्टमक का दूसरा नाम है गैस्टर, ठीक है। तो पूरे स्टमक में जितनी भी ग्लैंड्स हुई वो सबके सब हैं तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लेकिन अगर वही ग्लैंड कार्डियक पोर्शन में प्रेजेंट हो तो हमने कार्डियक ग्लैंड बोल दिया, फंडस में प्रेजेंट है तो फंडिक ग्लैंड्स बोल दिया, ठीक है। पाइलोरस में प्रेजेंट है तो पाइलोरिक ग्लैंड्स बोल दिया, ठीक है।
अब बच्चों आपने अक्सर से सुना होगा जो कार्डिया टर्म होता है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्डिया टर्म यही तो जानते होंगे, कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो लेकिन कार्डियक एक पार्ट कार्डिया क्या होता है आपका, यहाँ स्टमक में भी होता है, ठीक है। स्टमक के एक पार्ट का नाम भी क्या है, कार्डियक पोर्शन, ठीक है, और उसमें कार्डियक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट, लेकिन मे भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कार्डियक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे भाई कार्डिया, ठीक है, कार्डिया तो हम हार्ट को बोलते हैं, हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो मे बी ऐसी ग्लैंड्स जो हार्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आई गेस आप लोग का अब गलत नहीं होना चाहिए कि कार्डियक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्टमक में ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो बच्चों मान लीजिए ये आपका ऐसा ये स्टमक है, ठीक है। अब स्टमक क्या होगा, स्टमक की कोई एक वॉल होगी स्टमक की, ठीक है। ये जो स्टमक की वॉल की जो अंदर वाली लाइनिंग होती है ना बच्चों, वो ऐसे फोल्ड्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अंदर वाली जो लाइनिंग आती है स्टमक की वो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाती, वो कैसे होती है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका हम और डिस्कशन, फोल्डिंग का और डिस्कशन हम करेंगे अपनी जब हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए ऐसे ये जो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जो फोल्ड्स बना रही है, मेम्ब्रेन जो फोल्ड बना रही है, उसी फोल्ड से हमारा क्या बनता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनती हैं, ठीक है। इसी की क्या होती है ये, इसको हम अगर मान लीजिए ये सरफेस हो गया, ये आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने यहाँ पे इनलार्ज फॉर्म में, इसको थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर दो, इसको इनलार्ज फॉर्म में देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप थोड़ा सा रोटेट कर दें इस तरह से, ठीक है, तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब बच्चा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसका एक तरह से ये समझ लीजिए जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, ये हो जाती है हमारी गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट, और जो ये मेन नीचे वाला पोर्शन है ये हमारी मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये सारी ये हमने क्या बना रखी हैं, ये सारी क्या हैं, सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स ऑब्वियस सी बात है, मेम्ब्रेन है तो सेल से बनी होगी, तो यहाँ पे ये सारी हमने क्या चीज़ें बना रखी हैं, सारी सेल्स हैं। तो ऊपर वाला जो नेक लाइक पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, गैस्ट्रिक पिट, जिसमें के सारे जूसेस जो यहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो यहीं तो भेजे जाएंगे, यहाँ भेजे जाएंगे तभी अपने सरफेस पे रिलीज होंगे। देखिए आप ऐसे समझिए, यहाँ से जूसेस भेजे जाएंगे और यहाँ ये अपने पहले नेक वाले पोर्शन में आएंगे और फिर यहाँ पे ये सरफेस में प्रेजेंट हो जाएंगे, सरफेस में चले जाएंगे, मतलब ये मेन स्टमक आपकी उसकी कैविटी में आ जाएंगे जहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है। तो बच्चों जो नेक वाला पोर्शन होता है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम नाम देते हैं म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है। क्या नाम देते हैं, म्यूकस नेक सेल्स। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे म्यूकस नेक सेल्स, अगर म्यूकस नेक सेल्स नाम दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या सिक्रीट कर रहा होगा, म्यूकस सिक्रीट कर रहा होगा, ठीक है। दिस सिक्रीट म्यूकस। और हमने नेक सेल्स क्यों बोला है, क्योंकि भाई ये नेक पार्ट पे प्रेजेंट है, नेक पोर्शन में प्रेजेंट है। अब बच्चों म्यूकस में भी आपको पता हो, में भी ना भी पता हो, देखो म्यूकस क्या होता है, थोड़ा सा वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और इससे क्या होता है ये एक तरह से ल्यूब्रिकेंट ऑफ बॉडी होता है। देखो क्या होता है कि बॉडी की जितने पैसेज होते हैं, अगर फूड पास करेगा तो हमारे जो एलिमेंट्री कनाल की जो वॉल होगी, मान लो मतलब जो भी हमारे मेम्ब्रेन्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, फूड और उसके बीच में रगड़ होगी, उससे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो डैमेज हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए क्या प्रेजेंट होता है, उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पूरे बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं, जहाँ पे पैसेज लाइक पोर्शन है, जहाँ से कुछ चीज़ पास होनी है, वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। एक तरह से ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है। हम साइकिल में ल्यूब्रिकेशन करते हैं या किसी भी चीज़ में जहाँ पे भी रगड़ होते हैं वहाँ ल्यूब्रिकेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में नेचुरल ल्यूब्रिकेटिंग सब्सटेंस क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है।